साल 2019 बीजेपी प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में लौटी थी। मई महीने में पीएम मोदी ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बीजेपी ने 5 साल के शासन के बाद लोगों में अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत किया और रिकॉर्ड सीटों के साथ उसके बाद फिर से सत्ता में लौटी। सत्ता में लौटने के फौरन बाद बीजेपी ने 2 अहम फैसले लिए। पहला, धारा 370 खत्म करने का और दूसरा, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। उस वक्त यह माना गया कि ये दोनों फैसले एक तरह से मोदी सरकार की तरफ से जनता के लिए रिटर्न गिफ्ट थे। एक बार फिर सीएए को लेकर सरकार का स्टैंड सामने आया है और अब माना यह जा रहा है कि सीएए को केंद्र सरकार जल्द लागू करने की तैयारी में है। जानकारों की माने तो 2024 चुनाव में अगर बीजेपी जीतकर फिर से सत्ता में आती है तो 2019 वाले पैटर्न पर सीएए को रिटर्न गिफ्ट की तरह पूरे देश में लागू किया जाएगा। हालांकि दोनों ही सदन से सीएए कानून पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। 9 दिसंबर 2019 को विधेयक सदन में पेश हुआ, 10 दिसंबर को लोकसभा और 11 को राज्यसभा में यह पास हुआ। 12 दिसंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और इस कानून को लेकर देश भर में भारी विरोध हुआ। तस्वीरें हम सब ने देखी। कई राज्यों की सरकारों ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया और अब एक बार फिर से अमित शाह ने इसे लागू करने की बात कही है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इसे अब तक पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि सीएए के नियमों को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है। 29 नवंबर को अमित शाह कोलकाता में पहुंचे और सीएए का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और उसके ठीक 2 दिन पहले 27 नवंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने सीएए को लेकर क्या कहा था। दोनों स्टेटमेंट पहले आप सुनिए और उसके बाद आगे सवालों के साथ दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। तो दहाड़ की आज की बहस कुछ सवालों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। सबसे पहले वो सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल यह है कि क्या सीएए का विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सीएए कानून का विरोध किया जा रहा है? सरकार ने कहा है कि नागरिकता नहीं जाएगी, तो फिर आखिर इसका विरोध क्यों है? नियमों के तहत कानून बना है तो फिर विरोध की वजह क्या है? दूसरे देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता से आखिर क्या परेशानी है? इन्हीं सवालों पर आज दहाड़ में करने वाले हैं चर्चा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ यादव, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करती हूं सिद्धार्थ जी आपका। राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद अवधेश कुमार जी और हाफिज गुलाम सरवर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर उनके पास चर्चा के लिए चलेंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव, सबसे पहला सवाल आप ही के पास लेकर आती हूं मैं। जब क्लियरली अमित शाह ये कह रहे हैं और न सिर्फ पहली बार बल्कि इसको एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है ये कहते हुए कि सीएए कानून नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, फिर भी क्या वजह है कि कन्विंस नहीं कर पा रहे आप लोगों को कि वो इसका विरोध ना करें? पहले भी विरोध हुआ, आज भी विरोध के स्वर है और ये विरोध आगे भी बना रहेगा, इस बात की संभावना भी है सर। देखिए पूर्णिमा जी, विरोध का क्या कारण है ये तो पूरा देश जानता है और इसलिए देश समय समय पर अपना जवाब भी देता है। विरोध करने वाले मात्र विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, कुछ की मजबूरी है, कुछ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, सबके अपने कारण हो सकते हैं, पर संवैधानिक विरोध तो किसी का भी नहीं है, ये पूरा देश जानता है। इसलिए कन्विंस करने की बात इसमें नहीं है। बात बस ये है कि हमारी एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के नाते, एक देश के नाते हमारी क्या कमिटमेंट है,
उन लोगों को जो आकस्मिक एक पार्टीशन के बाद भारत में आए, उन लोगों को जो हमारे पड़ोसी देशों में रहते हैं और जो रिलीजियस परसिक्यूशन का शिकार होते हैं, क्या भारत आज जो 21वीं सदी में ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बन के उभरता है, क्या वो ये हिम्मत, ये मादा नहीं रखता कि हमारे पड़ोसी राज्य जिनसे सीमाएं हमारी टच होती हैं, वहां पर अगर कुछ समुदायों का रिलीजियस परसिक्यूशन किया जाएगा तो भारत, जो कि उनका एक नेचुरल शेल्टर है, उनको पनाह नहीं देगा? ये बात बस इतनी सी है। और संवैधानिक ढंग से हमारी दोनों सदनों ने सीएए को पास किया, कानून बन चुका है, कानून बन चुका है तो लागू भी होगा, इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब कन्विंस होने वाले खुद को क्या समझाएंगे, नहीं समझाएंगे, क्या करेंगे, नहीं लंबा करेंगे, वक्त हो गया ना, मैं तो बस इतना 2019 कहना में चाहता हूं कानून पूर्णिमा जी, पास हो अब चुका देश है दोनों ही सदनों में, लेकिन उसके बावजूद नियम क्या होंगे, 7 बार इसको लेकर बार बार समय लिया जा रहा है। पहले कोविड का हवाला दिया गया था कि महामारी की वजह से हम इसको लागू नहीं कर पा रहे। अब उसके बाद तो पानी बहुत बह चुका है। सिद्धार्थ जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं, अमित शाह ये कहते हैं कि उचित समय पर ये लागू होगा, तो वो उचित समय है क्या? लागू कर दीजिए ना, बात खत्म करिए। सरकार आपकी है, बहुमत आपके पास है, कर डालिए इसको। देखिए, निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, आज आप जिस कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि लागू कर दीजिए, वो कॉन्फिडेंस भी इस कारण है क्योंकि कानून हम बना पाए। हमारी तो कमिटमेंट है, हमने तो शुरुआत से बोला, हमारे तो मैनिफेस्टो में भी लिखा गया, और लागू भी होगा और बिल्कुल उचित समय में होगा। हम जानते हैं बीच में महामारी आई, हम जानते हैं कि देश के पास और चुनौतियां थी, तो हमने उसके लिए डील किया। आज जब समय ठीक होगा, कानून बन गया, तो हम तो कह रहे हैं आपको नियम लागू करेंगे और नागरिकता भी देंगे। किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं चाहिए। हम ये जो बीच में हमारे सज्जन बोल रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा, राहुल लाल जी हैं, सिद्धार्थ जी, राहुल लाल जी नहीं तो ऐसा ही होगा। काउंटर है उनका, मैं कह रहा हूं राहुल लाल जी की पुरानी आदत है, क्या किया जाए भाई? इसको लागू करने की जिम्मेवारी पूर्णिमा जी के ऊपर है कि आपके ऊपर है? आपके बयान में कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अरे हमारे ऊपर है और हम ही करेंगे। विपक्ष को छोड़ दीजिए, हम ही लागू करेंगे। आपने विपक्ष के कभी भी अच्छी सलाहों को सुनने का प्रयास ही नहीं किया आज तक। विपक्ष को तो आपने हमेशा दरकिनार किया है, लेकिन जिसको आपने तो आप कह रहे हैं राहुल जी, आप सलाह दे रहे हैं कि हम इसको लागू करें? आप सलाह दे रहे हैं ना, तो आप साथ आइएगा, क्योंकि जब हम लागू करेंगे तो आप ही सबसे पहले निकलेंगे अपने बिल में से बाहर और बाहर जाएंगे सड़क पर और डांस करना शुरू करेंगे। हम तो नहीं करते। आप सलाह दे रहे हैं कि लागू करना है, तो हम आपकी सलाह मानेंगे, फिर साथ दीजिएगा। लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, जो भी चीज किसी को करना है वो उनके संवैधानिक अधिकार है। आप उन संवैधानिक अधिकारों को फिर सलाह क्यों दे रहे हो? बोलो कि हम विरोध करते हैं, सवाल अभी बोलो कि जब भी लागू करेंगे हम विरोध करेंगे। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर मुहर लगा दी थी। उस समय 2019 में 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने भी इसके ऊपर मुहर लगा दी थी। अब अगर अमित शाह नवंबर में जब के अचानक से कहते हैं कि अब समुचित समय आएगा, तो भाई आप देश कोरोना काल से तो 2021 तक कोरोना की स्थिति रही, पूरा 22 खत्म, 23 खत्म, समुचित समय कब आपका आ रहा है? जब देश 2024 के लोकसभा चुनाव के मुहाने पे जा रहा है। तो आप बिल्कुल चुनाव के समय में, जबकि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वधर्म समभाव के साथ चुनाव होना चाहिए, आप उस समय कर रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए राजनीति। आपको अगर लागू करना होता तो आप लागू कर चुके होते, पहले हो जाए, जब हो जाए। आपकी उत्सुकता जल्दी दूर करेंगे, ज्यादा जल्दी चिंता क्या मत दूर करिए। कीजिएगा। जो भी लॉज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं सरकार सही बनाएगी समय और पे आपकी लागू करने उत्सुकता के को लिए बहुत जल्दी इसको दूर लेकर करेगी। जो तमाम उद्देश्य और आप जब लोग बता रहे हैं, दूर उन होगी तो उद्देश्यों आपको पर सवाल मिर्ची भी इसलिए जितनी खड़े हो तेज जा रहे लगेगी राहुल जी, हैं उस मिर्ची को भी देखने में बड़ा आनंद आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब आपने कानून पारित कर दिया तो फिर इसके नोटिफिकेशन में देरी क्यों? आप नोटिफिकेशन निकाल के फिर उसको लागू कर देते। कोरोना काल खत्म होने, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? कानून पारित कर दिया, हम लागू कर देंगे। पारित तो कर दिया, लागू नहीं किया। जिसके लिए हमारी कमिटमेंट मतलब है वो, और हम आमने सामने खड़े हैं। आप बीच में क्यों? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे आपको विरोध करना है, वैसे पूछ रहे कब लागू करेंगे, कब लागू करेंगे, क्यों करेंगे? सिद्धार्थ जी, समझ में आता है कि केवल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए कि 2024 में अपनी स्थिति कमजोर देख रहे हैं आप। अरे राहुल जी, आप लागू करना चाहते हैं क्या? आप लागू करना चाहते हैं, आप आ जाइए। अरे हम तो कह रहे हैं हम लागू करेंगे, इसमें कंफ्यूजन क्या है? बताइए, देश तो संविधान से चलेगा ना। संविधान के अंतर्गत वो अब शक्तियां आपके पास है, संसद से पारित है। हाँ, तो देश संविधान से चल रहा है, तो जो संविधान के तरीके से पारित हुआ था कानून, आप असंवैधानिक बनाने के पीछे क्यों पड़ते हैं? राहुल जी, आप तो सबसे ज्यादा आवाज निकाल कर पीछे आते हैं। ठीक है राहुल लाल जी। सिद्धार्थ जी, राहुल लाल जी जो बात कह रहे हैं वही सवाल मेरा भी था, लेकिन आप उस पर नाराज नहीं हुए। बहुत उचित सवाल है सर, क्योंकि कोई भी ये पूछेगा कि अगर इस पर मुहर लग चुकी है तो इसको आप लागू कब करेंगे? और ये सवाल इसीलिए भी उठता है सर क्योंकि अमित शाह कोलकाता पहुंचते हैं। कोलकाता में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर सीए लागू करवाना है तो मोदी को 2024 में चुनाव जितवाओ। करते हैं सर या नहीं करते हैं? सिद्धार्थ यादव जी, करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। वो जानते हैं कि ममता बनर्जी इसका लगातार विरोध कर रही है। वो कहती है कि सीए को हम
किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन अमित शाह जब वहां पर इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं सर, तो इसका पॉलिटिकल एनालिसिस निकलेगा। मैं कहती हूं कि आपकी मंशा चलिए नहीं है, एक बार को मैं रख देती हूं किनारे इस बात को, लेकिन अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे तो ये सोचा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का आधार तो नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, मैं बिल्कुल उत्तर दे देता हूं इसमें। बात दो, हाँ आप इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहती हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करना भी चाहिए। हमारा कोई एक कमिटमेंट का विषय था, हमने वो कानून बनाया। कानून बनाने के बाद ये जो अभी कुछ मेंढक यहाँ हैं, कुछ बाहर भी जितने थे, सब लोग इकट्ठे होकर आए और एक पॉलिटिकल विध्वंस हमने भी झेला, देश ने भी झेला। देश ने देखा था कैसे एक सड़कों को जाम करने की कोशिश करी गई, देश में पूरे एक अराजकता लाने की कोशिश करी गई, वो हमने भी देखा। पर हम अपने कमिटमेंट से अडिग हैं, हम हिल नहीं रहे, हम कमिटमेंट से बिल्कुल नहीं हटते। और हम कह रहे हैं कि हमारी कमिटमेंट है, हम अपना समय देख करके इसको लागू करेंगे, ठीक समय पे करेंगे। और ये एक इंटरकेसीज वाला लॉ है। मैं देश के लोग अगर राहुल जी अपनी बारी में बोलेंगे या मेरी बारी आपको अच्छी लग रही है? आपका नाम सिद्धार्थ है क्या? नहीं राहुल जी, आपका नाम सिद्धार्थ है क्या? जब बोलने का मौका मुझे दिया गया तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? राहुल लाल जी उनको अपनी बात, जब पूर्णिमा जी बोलेंगी कि राहुल जी बोले तब आप बोलिएगा। अभी सिद्धार्थ को मौका मिला है तो सिद्धार्थ को उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी सर। मैं बात पूरी कर लेता हूं। बिल्कुल, मैं बात पूरी। अभी पूर्णिमा जी, ये एक बड़ा इंट्रिकेसीज का लॉ है। निश्चित रूप से बात सिर्फ इतनी है कि क्या कमिटमेंट है कि नहीं है। जिनको इसका लाभ मिलना है उनको निश्चित रूप से मिलेगा। कट ऑफ डेट आज भी वही है, कानून के सारे बायलॉज आज भी वही हैं और हमारी कमिटमेंट भी वही की वही है। अब जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस या जो भी इस पर राजनीति करना चाहता है वो अपनी तैयारी रखे, हम अपनी तैयारी रख रहे हैं। हम तो लागू करेंगे और ठीक समय पे, ठीक बिल्कुल लॉज को ला करके, ठीक पॉलिसीज बना करके जिनको लाभ मिलना है उनको बिल्कुल मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। राजनीति करना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं, करिए। देश देख ही रहा है और आपको जवाब भी दे रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देश ने बार बार आपको बता दिया कि ये जो आपकी पॉलिसीज हैं, विभाजन करने की जो पॉलिसीज हैं, देश को डिवाइड करने की जो पॉलिसीज हैं, ये जो बरगलाने की पॉलिसीज हैं, इसको देश रिजेक्ट कर चुका है। अब आप उसके बाद भी चाहते हैं कि आप यही करते रहिए, आपका स्वागत है। यानी सिद्धार्थ जी, बात वही है कि ये आप लागू करके रहेंगे और उचित समय पर इसको लागू करेंगे। ये आप लोगों का कमिटमेंट है, ये आपकी बातों से क्लियर होता है। अमित शाह भी इस बात को दोहरा चुके हैं। इसी बीच में अवधेश कुमार जी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, स्वागत करती हूं। राहुल लाल जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और इसी सवाल के साथ भी इसमें जोड़िएगा जरूर सर कि आखिर दिक्कत क्या है। आपको क्या नजर आता है कि सीएए में समस्या है, जब खुद गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम किसी से नागरिकता ले नहीं रहे हैं, हम बल्कि नागरिकता देने के लिए इस कानून को लेकर आ रहे हैं। अगर एक रजिस्टर उसके बाद तैयार होता है तो समस्या क्या है सर? घुसपैठियों को लेकर कितनी दिक्कत है ये तो आप जानते हैं, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं। और अलग अलग राज्यों में ये समस्या बदल जाती है। पूर्णिमा जी देखिए, अगर 2009 में ये सवाल पूछते तो मुझे तर्कों का पूरा बंडल लेके उपस्थित होना पड़ जाता। लेकिन अब यही सवाल चूंकि दिसंबर 2023 में पूछे जा रहे हैं और जब इन्होंने नोटिफिकेशन को 7-7 बार टाला है तो उससे खुद विपक्ष के बात की पुष्टि होती है कि शायद विपक्ष जो कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी पर्दे के पीछे से उसी को मान रही है। अगर उनको लगता कि ये इतना अर्जेंट वाला मामला, इतना महत्वपूर्ण मामला है तो ये से कब का लागू कर चुकी। तो ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जब अमित शाह बयान देंगे, ठीक है चलिए, इसमें डिले हो रहा है, इस पर सिद्धार्थ जी ने काउंटर कर दिया। लेकिन अभी भी अमित शाह जी का जो बयान है कि आप हमें 2024 में जिताइए और लीजिए ये सीएए ले लीजिए, तो आप सोच के देखिए कि क्या इनके 10 साल में कोई और उपलब्धि नहीं बची। मैं तो कह रही हूं कि उन्होंने, मैं तो कह रही हूं सर, मैं तो ये भी कह रही हूं कि उन्होंने यूसीसी का भी जिक्र कर दिया। आप तो उसको भी पॉलिटिकल एजेंडा बता देंगे, कहेंगे कि नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी आप पॉलिटिकल एजेंडा बता देंगे, इसीलिए इसको किनारे रख देते हैं, इसको किनारे रख देते हैं। मेरा सवाल राहुल लाल जी ये है कि इसमें समस्या क्या है? अगर ये तैयारी की जा रही है कि हम नागरिकता देंगे और खुले मन से नागरिकता देने के लिए तैयारी है, इसमें समस्या क्या है? विरोध किस बात का है सर? देखिए, इसमें विरोध उस समय जिन चीजों का रहा है, किन चीजों का विरोध है? उसी चीज का आज के समय में विरोध बताइए किस बात के लिए? मैं उसमें क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, सीए एनआरसी को लेकर, देखिए अभी सीए की बात हो रही है, एनआरसी की बात नहीं हो रही है। खुद अमित शाह जी ने सीए और एनआरसी दोनों का जोड़ी बना के उस मामले को, लोगों को भड़काने का काम किया था सीधे सीधे, कि एक तरह से सीधे संकेत क्या गया राजनीति में, संकेत आप क्या देते हैं। और इनके जो संकेत गए वो ये गए कि आप सीधे एक तो सीए के माध्यम से दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को तो आप दीजिएगा, लेकिन जब एनआरसी यहाँ पे जब चीजें आएंगी उसके माध्यम से आप संकेत की बात मत करिए राहुल जी। सुन तो लीजिए, अरे भाई आपके गृह मंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है, गृह मंत्री जी का बयान है, ये जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया आप देख लीजिए। अरे संवैधानिक बात बताइए ना कि इसमें ये संविधान का ये प्रावधान का ये उल्लंघन होता है, ये बात ऐसे गलत है। संकेत जाता है, ऐसा संदेश गया, संदेश और संकेत की बात मत करिए। देश संदेश नहीं चलता है, संकेतों से नहीं चलता है, कानूनों से चलता है, संविधान से चलता है।
लीजिए, चलिए संवैधानिक व्याख्या लेकिन सुन ये लें। एक तरीके का संवैधानिक व्याख्या क्रिएटेड सुनना का परसेप्शन 14 का नहीं, उल्लंघन है, लेकिन वो राहुल संवैधानिक लाल जी तथ्यों पर बात करते हैं ना, ये एक परसेप्शन भी तो हो सकता है ना कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आप ट्रिपल तलाक से लेके बाकी फैसले ले लीजिए, उसमें भी लगातार यही कहा गया कि मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन असल में तो ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट को दिखाता है कि नहीं दिखाता है ऐसा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो 2019 की बहस थी। अगर ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट था तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी विलंबित क्यों है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट का अरे तो मामला नहीं है, 2019 ये केवल में और सही केवल था, आज गलत हो गया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? इलेक्शन का टूल है, ये जिसको कहते हैं ना आजकल टूल किट ये इलेक्शन किट है भारतीय क्यों जनता पार्टी 2019 का। में तो हमने चुनाव जीतने के बाद इसको लाए थे। नहीं, चुनाव जीतने के बाद आप लाए थे ना 2019 में, तो फिर आप चुनाव जब अगला होने जा रहा है फिर उस समय आप इसको लेके माहौल बना रहे हैं। तो 2019 के बाद सीधे 2024-23 के अरे तो आप पिछली बार नहीं निकलते अपना डांस करने सड़कों पर, तो अभी तक कानून भी होता ना, सब कुछ होता। सड़कों पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? समझाना आपका काम है। आपने खुद माना कि किसान आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन तो चला ना सर, राहुल लाल जी, धरना प्रदर्शन तो चला ना, धरना प्रदर्शन तो लोग करते हुए नजर आए ना सर। धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? इनका तो समझाने किया ना सर, किया ना, शाहीन बाग से लेके कहाँ आप देखिए धरना प्रदर्शन चलता रहा। तो धरना प्रदर्शन ठीक है, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी आवाज को उठाना, यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना सर। तो सब लोग, आप भी बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी है, कोई समस्या नहीं है। मैंने ये पूछा कि ये परसेप्शन क्यों क्रिएट किया जा रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है। मैं सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रही हूं। अवधेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रमोद सर आपके पास, मुझे जरा इसकी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा समझाइए। लॉ वाइज मैं इसको समझना चाहती हूं, क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब ये पास हो चुका है, दोनों ही सदनों में पास हो चुका है, इस पर मोहर लग चुकी है, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? क्या इसमें कानूनन भी कोई अवरोध है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, या बस सरकार कह देगी कि लागू तो लागू? देखिए, यहाँ पे पूर्णिमा मैडम, जो सीए हुआ था इसमें काफ़ी हंगामा हुआ और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी बहुत लोगों ने पिटीशन फाइल किया था। असम के केस का सर जिक्र कीजिएगा इसके साथ। तो ये वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई अड़चन नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, और इसमें फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ये था कि देखिए जो यहाँ का सर्कमस्टांसेज है, तो हिंदुस्तान का जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें जो कुछ धर्म विशेष के लोग थे, जैसे हिंदू, पारसी, ईसाई और सिख हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, तो ये वहाँ लोग अल्पसंख्यक हैं। और आज़ादी के बाद जो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ आई, जितने भी आप देखे हुए कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, यहाँ पे हिंदू, ईसाई, जैन की संख्या निरंतर बहुत कम गया है। दूसरा, केवल एक हिंदुस्तान ही है जो कि यहाँ पे हिंदू हैं और कुछ धर्म के जो हैं बचे हुए हैं, बाकी और किसी कंट्री में नहीं है। तो ये हिंदुस्तान का एक फर्ज बनता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक कि जो हमारे भाई बंधु, चूंकि वो हमारा ही पार्ट था, हमारे भाई बंधु वहाँ पे हैं, उनको हम कम से कम नागरिकता यहाँ दें, सो कि हमारे मेन धारा में आ सके। और वो जो जितने भी कंट्री है वो बहुत गरीब कंट्री है, वहाँ उनकी दर्दशा बहुत दुर्दिन चल रहा है। तो अब रह गई बात कि जो मुस्लिमों को जो ऑब्जेक्शन आया था कि मुस्लिमों को क्यों नहीं किए, और जो आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में काफी डिबेट हुआ, काफी डिस्कस हुआ, काफी आर्गुमेंट हुआ। तो उसमें ये तर्क दिया गया था कि देखिए अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इसमें जो है बहुसंख्यक बहुतायत हैं, और यदि आपको लगता है कि वहां मुस्लिम कम हैं या वहां पे असुरक्षित हैं, सपोज कीजिए कि हिंदुस्तान में, तो आप भी जो है जैसे हिंदुस्तान दे रहा है आपको फैसिलिटी, तो आप पाकिस्तान में दे दीजिए ना, किसने रोका है? आप जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है उसको पाकिस्तान बुला लीजिए। हमारा यहाँ पे जो सीए का जो पर्पस है वो ये है कि जो वहां पे गरीब हैं या जो कमजोर हैं या दबे कुचले हैं, जो इन धर्मों के लोग हैं, उनको वो चाहें, उनका वो विशेषाधिकार कि वो चाहें तो यहाँ के नागरिकता आकर के ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे मुख्य धारा में है, जुड़ सकते हैं, और उनको वही फैसिलिटी नहीं जो पहले से ही है सर, 2014 से पहले वालों को तो छूट है, उसके बाद वालों को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे, तो उनके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन है? ये मैं बहुत लेमैन सवाल आपसे पूछ रही हूँ सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं है, हमको किसी पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज कोई खोजने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, और इतने व्यस्तम लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक अलग से बार डाल दिया गया, और नहीं कर पाए तो क्या कीजिएगा? बाहर निकाल देंगे? नहीं पूर्णिमा मैडम बताऊं, वो सीएए में नहीं है,
वो जो यूसीसी के जो बताए उसमें है कि, और वो भी ऐसा नहीं है, ये बहुत जो है र्यूमर फैला गया है कि आप दस्तावेज दीजिए ये है। हाँ, ये जरूर है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान हैं और ये एविडेंस आया, कोर्टों में काफी आया है, इवन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संज्ञान में लिया है कि बहुत सारे जो है आसाम है, जो पूर्वोत्तर है, आपको वेस्ट बंगाल में है और कई है, इवन दिल्ली में भी है। आज देखिए जो क्राइम रेट दिल्ली का जो है, करीब मैं एक डाटा बता रहा हूं, 60% क्राइम जो है केवल एक रोहिंग्या मुसलमान के थ्रू मैं ये समझना चाह रही हूँ। अवधेश जी, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। हाफिज गुलाम सरवर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाफिज जी, जो बात प्रमोद सर ने कही, मैं उसको लेकर आपसे काउंटर चाहूंगी अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो। लेकिन अवधेश सर, ये सवाल बहुत वाजिब है कि जो लोग पहले से ही यहाँ पर हैं उनको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, ये र्यूमर है वाकई में, या क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाई है, नियम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, इसीलिए लोग उहापोह की स्थिति में हैं, और या फिर इसको क्लियर किया ही नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए, पहले तो सीए और एनआरसी में कोई संबंध नहीं है, दोनों बिल्कुल दो अलग चीज है, एक दूसरे से जुड़े नहीं। एनआरसी असम में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है जी। दुनिया का कोई देश नहीं है, प्रमुख देश, जो अपने नागरिकों का कोई राष्ट्रीय रजिस्टर नहीं रखती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी और हैरत की बात यह है कि यूपीए सरकार ने स्वयं एनआरसी का प्रोविजन बनाया था। यूपीए सरकार के अंदर भी इसके ऑर्डर जारी हुए थे जब 2011 का सेंसस हो रहा था कि उसके बाद हम एनआरसी जारी करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो सीए एक अलग विषय है, एनआरसी अलग विषय है। बाकी जो लोग जोड़ते हैं वो अपने हिसाब से जोड़े। सीए का जैसा इन्होंने कहा, हम सब लोग जानते हैं कि सीए की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले कम से कम 30-32 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा जो नन मुस्लिम है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, उनको बहुत सारे कारणों से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा है, या वहाँ इतने प्रताड़ित हुए हैं उनको अपने मजहब बदलने को विवश होना पड़ा है, या जो धर्म संस्कृति है उनके पालन करके वहाँ रहने की स्थिति नहीं बनी है। तो इस प्रकार के लोग अगर कहीं वहाँ से जाएंगे तो किस देश में जाएंगे अगर उनको देश छोड़ना होगा तो जाहिर है स्वाभाविक भारत होगा। तो भारत ने इसके लिए कानून बनाया है कि वहाँ जो उत्पीड़ित है, जिस प्रकार के लोग, अगर इन तीनों देशों के लोग आते हैं तो पहले 11 वर्ष की रहने के प्रावधान था, उसको घटा के 5 साल कर दिया गया कि 5 साल अगर वो रहेंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें किसी के नागरिकता लेने का प्रोविजन नहीं है। बाकी जो नागरिकता का प्रोविजन है, जैसे उसमें किसी को भी मिल सकता है। 11 साल हमारे देश में रह गया, सही डॉक्यूमेंट देता है, वो कारण बताता है, तो किसी भी धर्म के लोगों को मिल सकता है, उसकी कोई रोक नहीं है। इसलिए एक गलतफहमी हमारे देश में। अवधेश जी, यही तो मैंने सवाल पूछा कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, इन केस डॉक्यूमेंट नहीं है। सिद्धार्थ जी, राहुल लाल जी, फिर आती हूँ आपके पास। सिद्धार्थ जी, एक सेकंड पूर्णिमा, किस चीज में डॉक्यूमेंट जो दिखाने पड़ेंगे? नहीं, सीए में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सीए में डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं वही तो कह रही हूँ कि इसको क्लियर करिए ना सर। एनआरसी में जरूरत है। नहीं, एनआरसी में भी, एनआरसी में आपके रजिस्टर के लिए आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास वोटर आई कार्ड होगा, कुछ तो हमारे देश का होगा, तो उसके आधार पर एनआरसी एक तैयार देश में तैयार होगा। सीए से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इसका कोई कारण नहीं, क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों ये क्लैरिटी नहीं है? हाँ, पूर्णिमा जी देखिए, ये अवधेश जी सही चीज कह रहे हैं कि सीए और एनआरसी में संबंध नहीं है, लेकिन सीए और एनआरसी में संबंध जोड़ने का काम हमारे माननीय महान गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही 2019 में किया था। उन्होंने देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि ये ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स के अंतर्गत उनको प्रयोग करना था, उन्होंने ये चीज, आप देखिए, आप स्वीकार नहीं करेंगे, मैं भी दिखा दीजिए उनका बयान है। कैसे गृहमंत्री कर देगा जब दोनों में कोई रिश्ता नहीं है? तो कैसे गृहमंत्री कर देगा? माननीय गृह मंत्री अमित शाह, अरे भाई, दोनों दो चीजें हैं। दोनों को दोहरा है। आप बताइए ना, आप बताइए ना क्या है? मैं भी मानता हूं दोनों अलग अलग। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं याद है, ऐसा है, आपको नहीं याद, मुझे नहीं याद है, और याद नहीं है भाई। याद न रहने का मतलब गृह मंत्री जी का ये बयान है। अगर कोई भी यहाँ पे भी अगर चैनल में लोग खोजेंगे तो आराम से किसी को भी मिल जाएगा। एनआरसी सीए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों जुड़े हैं। और उन्होंने उनका जो बयान था, देखिए अब क्या संकेत है इसमें। एनआरसी में आप रजिस्टर बनाएंगे, अब देखिए पूरा मोटे तौर पे संकेत क्या था जहां से कंफ्यूजन की स्थिति फैली। नहीं, एनआरसी में तो रजिस्टर बनेगा ही ना सर, फिर इसमें क्या बनेगा? हाँ, अच्छा, उसके आधार पे कुछ जनसंख्या का रजिस्टर। अच्छा ठीक है, इसमें असम में हम लोगों ने देखा आपने फैलाया और कहां से फैला? ठीक है, सिद्धार्थ जी क्या कह रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी,
देखिए पूर्णिमा जी, राहुल लाल जी के नाम में राहुल है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो ऐसी बातें कहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं नहीं, है। लाल पर ज्यादा हो कंफ्यूजन जाते हैं। जान के क्रिएट करना या देश को अगर बरगलाने गृह का मंत्री प्रयास जी का करना, बयान नहीं है। ये बड़ा एक अगर गलत गृह काम मंत्री है। जी का बयान नहीं है, 2019 में बिल्कुल। सीए आया गृह था, मंत्री जी का बयान है, सीए CA NRC कुछ को समझ, जोड़ने वाला मैं बयान फैक्चुअल गृह कुछ मंत्री बात का कर रहा हूं बयान राहुल है। जी, आपको पता है कि फैक्ट की बात हो रही है तो नहीं होगा। अब पूर्णिमा जी, मैं आपके व्यूअर्स के लिए कुछ फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं भी पेशे से वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको समझा देता ठीक हूं। है सर। 2019 में सीए का कानून आया था, वो नागरिकता लेने का नहीं था, वो देने का था। किसको देने का था? स्पेशल प्रोविजन था कुछ कम्युनिटीज के लिए जो रिलीजियसली परसिक्यूट होते हैं। हमारी देश की नागरिकता आज भी कोई और भी ले सकता है, मकबूल भी आ सकता है और नागरिकता ले सकता है, पर वो तार के नीचे से आया नहीं होना चाहिए, वो 11 साल यहाँ रहना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट देना चाहिए। पर जो रिलीजियसली परसिक्यूट हुए उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया, क्योंकि वो लंबे समय से हमारे देश में रह रहे थे। अब ये तो है सीए। अब आ गई बात एनआरसी की। एनआरसी का कोई अभी कानून नहीं लाए, हमारी सरकार ने कोई संसद में कुछ पेश नहीं किया, कोई पॉलिसीज, कोई रूल्स उसके नहीं आए। बताया बस इतना गया था ये राहुल लाल जी को कि सीए, अरे वही बता रहा हूं, बताया बस इतना गया था कि पहले सीए आएगा और बाद में एनआरसी आएगी, इतनी ये बात बताई गई थी। अब ये राहुल नाम के सारे व्यक्ति वो ऐसे चालू हुए इतनी तेज कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो बरगलाने लग गए। अरे ये तो देश के साथ धोखा मत करिए, ठीक है, ये धोखा नहीं कर सकते। ये राहुल जी, आपका नाम बस राहुल है, इसलिए थोड़ी आप ऐसा करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक देखिए, सेकंड। संकेत ये था सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से कि एनआरसी के माध्यम से रजिस्टर बनेगा और उसमें जो मुस्लिम होंगे और जो गैर मुस्लिम होंगे, तो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए तो आपने इंतजाम कर ही दिया है, वो तो भारत में रह जाएंगे। और वहीं से संकेत मुस्लिमों में गया कि जो मुस्लिम है उनके लिए भी कोई जगह नहीं होगा। और ये कानून बताइए, ये पूरा का पूरा आपसे बेहतर कोई नहीं है ये बताने के लिए कि क्या ऐसा संकेत या संदेश गया। देखिए, पहले संदेश क्या गया, जो भेजेंगे वही संदेश जाएगा। ये पहली बात। लेकिन देश सुन रहा है तो पहले ये सच्चाई जाननी चाहिए कि सीएए एक बिल्कुल अलग चीज है और एनआरसी बिल्कुल अलग चीज है। एनआरसी भारतीय नागरिकों के लिए है और सीएए बांग्लादेश, पूरे दुनिया के लिए मान लीजिए। पहले चूंकि अमेंडमेंट हो गया एक बार, उसमें स्पेशली बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 3 लाइन। अब मुख्य मुद्दा जो बहस का है, सिद्धार्थ जी आप भी सुनेंगे और सरकार तक बात पहुंच जाए तो बहुत बेहतर है। सीए में कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से नॉन मुस्लिम जो भी होंगे, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, सबका जिक्र है। सबको, अगर वो एक शर्त है, कंडीशन है कि अगर इस तरह से आएंगे और ऐसे ऐसे आएंगे तो नागरिकता दिया जाएगा मुसलमानों को छोड़कर। मैं कहता हूं सरकार की ये पॉलिसी ठीक है। मुसलमान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से क्यों आएगा? उस आधार पर तो नहीं आ सकता है जो आधार बाकी लोगों के लिए तय किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीए में कमी क्या है, इस पर देश ध्यान नहीं दे रहा। कमी यह है कि श्रीलंका, जिससे पौराणिक और धार्मिक संबंध हमारा है, श्रीलंका के भी हिंदू प्रताड़ित हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य है जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी गए थे, शांति समझौता हुआ था, लोग आज भी शरणार्थी हैं। तो सीए से श्रीलंका को क्यों अलग कर दिया गया? ये रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी सरकार से, श्रीलंका को भी जोड़ा जाए। तिब्बत, आपने बौद्धिस्टों को कहा हम देंगे, किसको बौद्धिस्टों को देंगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन बौद्धिस्ट तो भागकर तिब्बत से आए हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी तिब्बत से हैं बौद्धिस्ट। आपने तिब्बत को सीए से अलग रखा, मतलब बौद्धिस्टों के साथ अन्याय हुआ। मुसलमानों के साथ कहीं अन्याय नहीं हुआ। मुसलमान का मुद्दा एक जगह जाकर अटकता है, बर्मा, वो भी पड़ोसी देश है। अगर सीए में बर्मा भी इंक्लूड होता तो शायद रोहिंग्या को मिल जाता, लेकिन मैं उस पक्ष में नहीं जा रहा हूं। जिनका नाम गृह मंत्री जी ने लिया है, मैं वो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तिब्बत को भी शामिल कर लीजिए। एक सेकंड, ये तो सीए का है। एनआरसी में जो भ्रम फैलाया गया वो क्लियर होना चाहिए। एनआरसी में भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि सबको ले लिया जाएगा, मुसलमान को छोड़ दिया जाएगा। भैया एक बात जान लीजिए, एनआरसी भारतीय नागरिकता का एक्चुअल प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। एनआरसी जितनी जल्दी हो होनी चाहिए। एनआरसी में जो ग्राउंड दिया गया है, आधार, एनआरसी में क्या आपसे मांगा जाएगा? तो अभी कह रहे थे हमारे बड़े भाई के पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। नहीं सर, पढ़ लीजिए एनआरसी को। एनआरसी में रेवेन्यू रिकॉर्ड मांगा गया। अब असल मुद्दे पर आ रहा हूं। कांग्रेस भी दिग्भ्रमित कर रही है, भाजपा भी कर रही है। इसीलिए मैंने पहले इसका जिक्र किया सर कि लोग अपनी पुश्तैनी जमीन और रिकॉर्ड निकलवा वो असम के लिए है सर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में आदिवासी
और 40-50% बिल्कुल एससी सही बाहर होंगे, सही कह रहे हैं, मुसलमान नहीं होगा बाहर। सही कर रहे हैं तो 2-3% कोई विदेशी होगा तो बाहर होगा। गृह मंत्री जी का ही बयान ठीक में है, मान रहे हैं, ठीक है, सर्वसाधारण तक सिद्धार्थ सही है। जल्दी से सिद्धार्थ जी एक सेकंड बस। देखिए इन्होंने व्यापक बनाया है। मैं जवाब दूं। श्रीलंका बस आ रही हूं, श्रीलंका के साथ श्रीलंका के साथ हमारी सरकार की बातचीत है। वहां के लोगों की उस क्षेत्र में स्वायत्तता दें, ठीक है। वहां रहने दें, वो चल रही है। उनके नागरिकता लेने में कोई बाधा है, नहीं है, वो सिद्धार्थ अप्लाई जी। कर नहीं। हाँ। तिब्बत का मामला बिल्कुल अलग है। तिब्बत में जब दलाई लामा देखिए, पूर्णिमा जी, आप मेरे 1959 को में वहां से 40 छोड़ सेकंड के आए, दीजिएगा। मैं हर दलाई लामा जब एक छोड़ एक के बात आए, का बस जवाब सर, दूंगा। 30 एक सेकंड सेकंड सिद्धार्थ, बस 10 सिद्धार्थ, सेकंड एक सर सेकंड। लूंगी, 10 सेकंड जब दलाई लामा छोड़ के आए, भारत ने उनके साथ कुछ वायदा किया था और वो वायदा यह था कि वहां के अगर उपराष्ट्रपति का पद था तो उस रूप में वो वापस जाएंगे। तिब्बती शरणार्थी यहाँ नागरिकता नहीं चाहते हो अपनी पहचान के साथ रहना। मैं तिब्बत मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मैं लगातार तिब्बतियों के साथ काम करता हूं, तो उनको नागरिकता नहीं चाहिए। लेकिन तिब्बती अगर नागरिकता चाहेंगे तो उनके लिए अलग से कोई भेद नहीं है, वो अप्लाई करेंगे। तो 11 साल से ज्यादा रह रहे ठीक है। हैं और तिब्बतियों को ठीक है, नागरिकता सर। देने में सिद्धार्थ भारत जी, की कोई सिद्धार्थ जी, समस्या ही आपको नहीं लाते हैं। थी। जो बात हाफिज गुलाम सरवर ने कही उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है आपको कोई? देखिए सबसे पहले तो मैं कैटेगोरिकली जवाब देता हूं। हाफिज साहब ने सबसे पहले श्रीलंका की बात करी। मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें 11 बार अमेंडमेंट हुआ है। श्रीलंका का अमेंडमेंट पहले आ चुका है। एक बार विशेष प्रावधान श्रीलंका के लिए ऑलरेडी भारत सरकार कर चुकी है, इसलिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तिब्बत का जवाब आपको भी मिल चुका है, हमारे पैनल से बहुत अच्छा जवाब मिला। तिब्बत को जो विशेषाधिकार तिब्बत के लोगों को भारत में मिला हुआ है, वो वही चाहते थे। उनको वहां का नागरिक, उनकी सरकार तक हमारे यहां रहती है, उनको भारतीय नागरिक नहीं बनाना है हमें। और बर्मा की बात आप मत ही करिए, बर्मा से तो कौन आएगा, किसको आना चाहते हैं, वो क्यों ना आए, क्या है, वो लंबी बहस है। पर क्यों सीएए में आपने एक शब्द यूज किया, मुसलमानों को छोड़ दिया गया। हाफिज साहब बस इतना समझना चाहिए, अगर मेरा पड़ोस में कोई एक शोएब नाम का व्यक्ति रहता है, वो किसी को रोज पीटता है और वो उसको दूसरे धर्म के व्यक्ति को कहता है कि धर्म बदल के मेरा कर लो, तो वो व्यक्ति अगर मेरे घर में छोड़कर आ जाए, अपना घर छोड़कर मेरे पास, तो मैं उसको शरण दूंगा। पर अगर शोएब का भाई छोड़ करके आएगा तो मैं शोएब के भाई को लात मार के बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा घर धर्मशाला तो है नहीं। मेरे घर की एक कमिटमेंट है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा तो उसको मैं अपने घर में पनाह दूंगा। पर कोई गैर कानूनी तो आप पीछे के मानते दरवाजे हैं से कि या बर्मा में अन्याय दीवार नहीं हो रहा? कूद के आना चाहेगा तो उसको मैं भगाने का काम नहीं तो करूंगा। बर्मा का यही तो आप हमारा मान गए सीए सर का कि कानून अन्याय नहीं हो है। रहा। अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन यही होगा तो मैं कह तो रहा हूं, भारत भारत उसको का तो पनाह व्यापक देगा, सोच है। अगर नहीं होगा तो उसको पनाह नहीं दी विश्वस्तरीय सोच है, जाएगी। सर। दूसरी बात, जिस आधार कार्ड की, हाफिज साहब मैं कैटेगोरिकली जवाब दे रहा हूं, जिस आधार कार्ड की आप बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने देशव्यापी एनआरसी के लिए कोई कानून नहीं लाया, कोई रूल्स नहीं है। ये कहां से बढ़ के आते हैं? ये पैन कार्ड चाहिए, ये चाहिए, हो गया, आप बताइए मेरे को कौन सी गजट की नोटिफिकेशन है, भारत सरकार का कौन सा रूल है? सीए का कानून, सीए का कानून है, सीए की गाइडलाइंस है। अब आप और लोग 5 चिल्ला रहे हैं। लाख मुस्लिम वही ये राहुल जी तो बोलेंगे, ये पूर्णिमा जी राहुल जी की गलती नहीं है, राहुल लाल जी के नाम में राहुल है। समस्या बस इतनी है, उनको बीच में उंगली करने की राहुल आदत है लाल जी बहुत ने भी ज्यादा। निकाले हो तो वो भी देखेंगे। नहीं, मैं तो देख निकालने की क्या जरूरत है, मैं एकदम अपने बयान पे बिल्कुल सारा खेल तो दस्तावेजों का ही है राहुल लाल जी, दस्तावेज नहीं, सारा खेल तो दस्तावेजों का ही हो रहा है यहाँ पर। निकालिए, निकालिए। जोड़ने का काम जो NRC हो, हम इसके पक्ष में गृह हैं। मंत्री जी ने किया था, मैं बार बार उस NRC बात को होना दोहरा रहा हूं। चाहिए। और कंफ्यूजन फैलाने का काम भी गृह मंत्री जी ने ही किया है। NRC तो एक मैं उसका जवाब दे दूं, राहुल जी सुनेंगे करने के लिए। चुपचाप? मैं जवाब दे दूं अगर चुपचाप सुनेंगे विचार तो। हो कि भैया किसी देश से, ठीक है, और इस आपको बात आपको को पता लेकर, है हाँ, अब कि देखिए। बर्मा से भी कोई आएगा यहाँ नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा तो उसको जो हमारे यहाँ विधिक प्रक्रिया है उसके तहत दी वो तो जाएगी। अदनान सामी को भी दिया गया। दिया गया ना, दिया गया, तो तो किसी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, वो तो व्यवस्था पहले से ही बिल्कुल, है। इसमें कोई परेशानी लेकिन नहीं है। लेकिन हम बर्मा के लिए नहीं सुनिए, बर्मा के लिए कोई हम विशेष, ये भारत के विभाजन से पाकिस्तान बांग्लादेश निकला है, उसके पहले कुछ अफगानिस्तान निकला है, वो एक मुस्लिम कंट्रीज है, वहां कट्टरवाद के कारण समस्या हुई है। ये कानून की जरूरत 20 साल 25 30 साल 35 साल पहले नहीं हुई थी, लेकिन जब से अरे भाई आप कानून की जरूरत अभी भी नहीं थी। अरे आप पुराने व्यवस्था कैसे में, पुराने व्यवस्था के कैसे तहत बात किसी कर को भी रहे नागरिकता दे हो? सकते हैं। वहां से सिख पुराने लोग व्यवस्था आप वापस के वहीं पर ही आ गए राहुल लाल जी। सरकार के फिर पास वापस राहुल लाल जी फिर वहीं पर नहीं पहुंचते हैं। राहुल लाल जी जी फिर वापस वहीं पर नहीं पहुंचेंगे जब मैंने कहा कि बदलते समय के साथ आप प्रोग्रेसिव चीजों की तरफ आगे बढ़ेंगे ना लीगल सर। से बेहतर है लीगल। लीगल है, आप कोई कमियां हैं तो कमियां सुधार होगी ना सर। पूरे मीडिया डोमेन में बताइए हम लोगों ने क्या किया। कमियां सुधार होगी ना। पहले लेकिन दिक्कत क्या है सिद्धार्थ जी, 2019 में जिन चीजों को लेकर हम चर्चा और बहस कर रहे थे ना, डिबेट्स,
आज 2023 में भी वही सेम कंफ्यूजन के साथ हम डिबेट कर रहे हैं सर। राहुल लाल जी जो काउंटर कर रहे हैं, जरा उसका भी कैटेगोरिकली आप जवाब दीजिए सर। मैं पूर्णिमा जी बिल्कुल देता हूं। वैसे राहुल लाल जी का कंफ्यूजन दूर करना असंभव है। मैंने फिर से दोहराता हूं, उनके नाम में राहुल है, असंभव काम है, फिर भी प्रयास करूंगा। मैं पूर्णिमा जी बस इतनी बात लागू करके ये जो बार बार कहते हैं कि अमित शाह जी लाए, अमित शाह जी लाए, सीए के बाद एनआरसी। अब राहुल जी सुनिए, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जब बार बार लाए, सीए के बाद एनआरसी लाए, इतनी ही बात हमारे गृह मंत्री ने कही कि जो कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं वो कंफ्यूजन नहीं है, हमारे सीए के कानून में एनआरसी का मेंशन नहीं है, पहले हम सीए करेंगे और निश्चित रूप से आगे एनआरसी भी होना है। अरे मेरे घर में कौन कौन रहता है मैं देखूंगा तो, और हर कमरे में जाकर देखूंगा और उसका नाम भी नोट करूंगा। हमारा घर है कोई धर्मशाला थोड़ी कि आ गया तो रहता है, हमेशा रहता रहेगा, अपनी मर्जी से रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो एनआरसी तो होना है, पर पहले हम सीए करेंगे। इतनी बात गृह मंत्री ने कही, पर राहुल जी के नाम में राहुल है तो कैसे समझेंगे? इसलिए इस बात को अब कंफ्यूजन की बात आपने करी। कर रही है रोहिंग्या शरणार्थियों का कांग्रेस करे ना विरोध भाई। मैं ये कह रही हूँ, मैं फिर भी ये बात कह रही हूँ, 14 राहुल के लाल बाद जी आए लोग और रह रहे हैं, इसका हाफिज साहब, मतलब शरणार्थियों के लिए भी कानून है ना भाई। हाफिज साहब मैं यही कह रही हूँ, लेकिन फिर भी राहुल लाल जी शरणार्थी में और घुसपैठिए में तो अंतर करेंगे ना। चलिए मैं शरणार्थी में और घुसपैठिए में तो अंतर करेंगे कि दोनों को एक चश्मे से देखा जाएगा। सरकार के और आंकड़े दे देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को अनुसार होता वो। रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या के मामले को भी देखेंगे तो 2014 के बाद से वो अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देख लीजिए, 2004 से 14 तक कितने लोग आए थे, घुसपैठिए कैसे आए थे? अरे क्योंकि वो बर्मा छोड़ छोड़ के अभी भाग रहे हैं, क्योंकि बर्मा वाले भी उनको भगा रहे हैं, क्योंकि रोहिंग्या ने जब वहां पे जो काम किया वो बर्मा वाले भी उनको नहीं रखना लागू करने में कोई रुचि नहीं है। और यही कारण है डेटा देख रहे हो सीए का कानून जो कि दिसंबर 2019 में बन चुका था, आज तक मैंने छोड़ दिया। भाई तो कांग्रेस तो आज सत्ता में नहीं है ना, कांग्रेस तो आज विपक्ष में है ना। हाँ भाई नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तो गांधी जी की एग्रीमेंट हाफिज जी आज काम क्यों नहीं कर रहे नहीं आप मोदी जी को काम करने के लिए नहीं काम के तो है ना, जनता ने हटा दिया ना, छोड़ दीजिए ना। अभी कांग्रेस से क्या सवाल पूछ सकते हैं? कांग्रेस से सवाल आप नहीं पूछ सकते। यहाँ पे सवाल यहाँ पे सिद्धार्थ जी से पूछा जाएगा। 5 साल राजीव जी रहे, उसके बाद नरसिंहा राव रहे, 10 साल कांग्रेस से सवाल मत पूछो, कांग्रेस को जवाब भी नहीं सुनना है। आप सुनिए, कांग्रेस रोहिंग्या घुसपैठियों का मामला एक एक करके सर, एक एक मैं कह रहा हूं कि जब करके असम अकॉर्ड राजीव गांधी जी ने शामिल किया, उसके पहले मालूम है 40,000 से ज्यादा लोग उस आंदोलन में मारे गए थे। इसी घुसपैठी और उसके करे बहुत बड़ा आंदोलन था देश का, और देश भर से लोग जाते थे। राजीव गांधी जी ने अच्छे सदा संहिता से साइन किया था, जिसमें उनको 71 के बाद कौन आए पहले का निकाल के बाहर का उनको पहचान करनी थी, उसके बाद निकाल था। वो लागू नहीं किया। 5 साल उनका शासन रहा, 5 साल नरसिंह राव का रहा, यूपीए 10 साल रहा, 20 साल अब शासन में रहे, और आपने अपना अकॉर्ड लागू नहीं किया। वो लोगों के अंदर है तो कोई सरकार तो उसको लागू करेगी ना। उस पर सवाल ये भी है अवधेश जी, राहुल लाल जी, उस पर सवाल ये भी है, सरकार भी लागू काम कर रही है 2019 से चुप्पी मार के बैठी है। इस पर सवाल ये भी है अवधेश जी, एक सेकंड, इस पर सवाल ये भी है कि जब आप सत्ता में हैं तो वो आपके लिए एक मुद्दा ऐसा है जिसको आप लागू करना चाहते हैं कानूनी तौर पर, जब आप विपक्ष में आते हैं तो आप उसी मुद्दे के विरोध में हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, जो सरकार अभी वो गलत कर रही है। तो ये परसेप्शन कैसे बदल जाता है? राहुल लाल जी बोलिए। देखिए ये तो अब मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, नहीं, मैंने इसीलिए सवाल पूछा ना सर, क्योंकि आपकी नहीं राजनीतिक जरूरतें बदल जाती हैं, कोई नहीं, राजनीतिक इसीलिए मुद्दे बदल जाते हैं। मैंने तो देखिए, मैं तो अभी भी एकदम बिल्कुल आंकड़े दे रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े दे रहा हूं रोहिंग्या घुसपैठियों को लेके कि 2014 के बाद से कैसे संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। छोड़ दीजिए कौन सी चीजों को कांग्रेस ने कैसे लागू कितने बड़े, बताइए कितने बड़े गृह मंत्रालय का आंकड़ा है सर, बताइए क्या है? बिल्कुल अभी लिख के तो मैं लेके नहीं आया हूं मैं, ठीक है, लेकिन आंकड़ों में तकरीबन ऐसे स्थिति में 14 से लेकर 23 तक तो शिलान्यास अगर अयोध्या में किया अब आप तो छोड़ सत्ता दीजिए में ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, मैंने इसीलिए पूछा ना सर कि फिर आप विरोध में आ जाते हैं। हैं। मैंने इसीलिए बोला ना कि सर फिर वो विरोध में आ जाते हैं। आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, डबल स्टैंडर्ड वाला खेल मत खेलिए ना। डबल स्टैंडर्ड का कोई खेल नहीं हो रहा है। देश को सीधा अगर कांग्रेस ने लागू नहीं किया तो कांग्रेस को वो सजा मिली, तो कांग्रेस उसी स्टैंड पे कायम रहेगी। अभी भी कायम नहीं हो रहा है। मंडल कमीशन के मामले पे देखिए स्टैंड अलग था, लेकिन कांग्रेस ने समझा कि वो समाज की जरूरत है और
ओबीसी एससी एसटी को उचित समुचित एनआरसी मिलना पर क्या चाहिए। आपका स्टैंड बताइए क्लियर। बिल्कुल एनआरसी होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? मतलब जातीय जनगणना मतलब राहुल लाल जी, सिद्धार्थ जी, उसके बाद आपके पास में आती हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, राहुल लाल जी, मैं ये कह रही हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी चुनावों से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, तो मतलब वो समझ गई कि हमने गलती कर दी, हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए ये चुनावों से पहले। लेकिन अगर वही चुनावों से पहले बीजेपी यूसीसी और सीए का दोबारा से जिक्र कर देती है तो आप उनका पॉलिटिकल एजेंडा बता देते हैं, क्यों सिद्धार्थ जी? नहीं, ये मामला देखिए पहले से राहुल गांधी नहीं, उठा ही रहे कांग्रेस हैं। नहीं, कांग्रेस मैंने तो सर आप ही की बात को मैंने आप ही की बात को पकड़ा ना। राहुल लाल जी, आपने कहा मंडल कमीशन, अचानक से उनको याद आया भाई जरूरत है, समाज की जरूरत है, समाज को आगे बढ़ना है तो जातीय जनगणना की बात होनी चाहिए। लेकिन चुनावों में उठाया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे सर। लेकिन अगर बीजेपी 24 से पहले ये 2 मुद्दे लेकर आती है तो आपको लगता है उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? हमें 40 सेकंड का समय दे दीजिए। देखिए, विपक्ष में जब आप होते हैं और जनता के साथ आप जुड़े हुए होते हैं तो फिर आपको जनता से संबंधित मुद्दे उठाने चाहिए। और ये चीज लेना कि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, आप आरक्षण का समर्थन करें और जाति जनगणना का विरोध करें, ये कंट्राडिक्शन करता है। लेकिन एक सरकार है जो कि कंटिन्यूटी में चल रही है। 2019 में कानून को उन्होंने कानून बनाया है। इनकी कंटिन्यूटी तो कांग्रेस की कंटिन्यूटी से बहुत कम है ना राहुल लाल जी। अभी वर्तमान में तो यही है ना सत्ता में। अरे लेकिन इनकी कंटिन्यूटी तो कम है ना सर। अभी तक सिद्धार्थ जी उस देता हूं कैसे जल्दी से सर, फिर सिद्धार्थ जी के पास मुझे जाना होगा, मेरे पास समय कम है। राहुल लाल जी, नोटिफिकेशन क्यों नहीं? ये जो एक कोड था उसमें उसका एक लाइन पर लिखा हुआ है कि ऑल पर्सन्स हु केम टू असम बिटवीन to 1 January 1966 and up to 24 March 1971 shall be detected in accordance with the provisions of the Foreigners Act 1946 and the Foreigners Order 1964. और उसके बाद इसमें लिखता है कि the name of foreigners so detected would be deleted from the electoral rolls in force. और उसी में लिखा हुआ है कि आगे such persons will be required to register themselves before the registration officer. तो रजिस्टर का जो प्रोविजन था जिसको हम आज के एनआरसी कह रहे हैं, ये 1985 के अकॉर्ड में था जो राजीव गांधी ने किया है कि उनको निकाला जाएगा। ये कह रहे हैं कि वो था ही नहीं। मैंने ये कहां बोला कि वो नहीं था, मैंने कहा कि क्रियान्वयन में कई कमियां रही है ना उस समय में। आप हमारे बात को मत बदलिए। ठीक है, भूल सुधार बिल्कुल वो समझौता। सिद्धार्थ जी, हमें क्या दिखा रहे हैं? भूल किया मैं जवाब दे हम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, पूरे देश कि का लागू होना होना चाहिए या और वो आपने नागरिकों का शुरू में भी अधिकार कह है। दिया कि एनआरसी लागू होना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, जल्दी से। पूर्णिमा जी, बस बात इतनी है कि जो सीए का कानून है ना, ये सतत नहीं है। इसकी कट ऑफ डेट थी 2014 तक। किन के लिए? वो लोग ऑलरेडी जो देश में रह रहे थे, आया 2019 में, पर जो 2014 से पहले आ गया था उसके लिए। जो हमारे देश में रह रहा है, प्रताड़ित है, रिलीजियसली परसिक्यूट हुआ है, उसके लिए एक विशेष कानून आया। पर ये जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, ये इस बात को नहीं समझ सकते। भ्रम इसलिए फैलाया जाता है, इनकी हिपोक्रेसी देश के सामने है और देश इनको बिल्कुल उचित जवाब देता है और आगे भी जवाब देगा। प्रमोद कुमार जी, 2 बातें आपने सुनी। कानून, एक तरफ कांग्रेस के समय पर उनकी अप्रोच सेम कानून को लेकर, बीजेपी जब सत्ता में है उनकी अप्रोच इस सेम कानून को लेकर, लेकिन विरोधाभास तब आप थे, आप इसको लागू करना चाहते थे, अब आप इसके विपक्ष में हैं। ओवैसी साहब क्या कह देते हैं? ओवैसी साहब कह देते हैं कि भारत हजारों शरणार्थियों का घर है और गैर भेदभावपूर्ण शरणार्थी कानून की जरूरत है। गैर भेदभावपूर्ण यानी कि इसमें भी सरकार बायसनेस कर रही है। और ओवैसी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस र्यूमर को, सो कॉल्ड र्यूमर को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो इसको लेकर बढ़ेगा ना सर? नहीं मैडम, मैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये केवल अपना वेस्टेज इंटरेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनके भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और इसीलिए अदरवाइज देखिए उनको मुस्लिम्स को केटर करना है, उनको ये बताना है कि भाई ये आपकी खिलाफत हो रही है। ये देखिए बहुत साफ है, इसमें किसी तरह का कोई नहीं है। ये बहुत लोग जो है केवल र्यूमर फैला करके ये देश को केवल तोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर जो है लोगों को विखंडित करने के काम। क्लियर कौन करेगा? मैं तो यही मैं बता रहा हूं, देखिए क्लियर कौन करेगा? मैंने शुरू में ये सवाल इसीलिए पूछा कि सरकार आपकी, आप लागू कर दीजिए। मैंने इसीलिए तो कहा कि जितना ज्यादा ये डिले होता जाएगा उतना लेकर इसको बातें होती रहेंगी। देखिए 2 बातें, एक बार नियम क्या है वो सामने रख दीजिए। जी। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन र्यूमर स्टैंड ही नहीं करेगा। देखिए 2 बातें हैं। आप यदि हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो देखेंगे कि आजादी के बाद
ये जब बंटवारा किया गया तो स्पेशली जो मुस्लिम कंट्री मनाए वहां पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से ही जो है बांग्लादेश बटा, और इसके पहले जो है अफगानिस्तान बटा हुआ था। तो वहां पे जो बाकी धर्म के अनुयायी हैं जैसे हिंदू, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये सब जो हैं उनकी दशा बहुत दुर्दयनीय है, बहुत खराब है। अब ये हिंदुस्तान एक चूंकि वो कंट्री है जिनको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो देखिए मुस्लिम कंट्री में तो वहां पाकिस्तान नहीं है, आप उसी के लिए सिर्फ बनाए। सवाल अब ये आ रहा है कि जो दो बातें आ रही है कि आप मुस्लिमों को वो प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, वो प्रिविलेज क्यों नहीं दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि आपको ये भी कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत जो भारत में है ये सीधे सीधे उसका उल्लंघन है। एग्जैक्टली। अब ये भी दिया जा रहा है। अब इस पे आप गौर कीजिए। सपोज कीजिए सऊदी अरब या पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेशी जो घुसपैठिए कर रहे हैं इसमें जो सारे आ जाएंगे, तब तो ये एक तरह से देशी तोड़ होगा। और कई, मैं आपको बता रहा हूं, राजनीति के यहां लोग कहते हैं कि बाकी को छोड़ लीजिए, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को केवल मिला लीजिए, हमारी सरकार बन जाएगी और हम हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, हम इसको पूरे हिंदुस्तान को जो है मुस्लिम कंट्री बना देंगे। तो देखिए इसमें बहुत क्लैरिटी है कि यदि आपको यह लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान कर रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द 6 धर्मों के लिए, तो आप पाकिस्तान में भी करवा दीजिए ना, बांग्लादेश में भी करवा दीजिए ना, कि यहाँ के मुस्लिमों को वो वेलकम कर दें वहां पे कि हाँ जी हम भी इसी तरह का फैसिलिटी दे रहे हैं। तो इसी तरह का कहीं कोई, और ये सारे मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके ये बता दिया कि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, केवल ये पॉलिटिकल र्यूमर फैला कर करके एक देश को तोड़ने या कमजोर करने की केवल प्रयास किया जाता है। अदरवाइज सीए में किसी तरह को नहीं है, बल्कि सीए से एक पूरे अंतरराष्ट्रीय भारत की बहुत अच्छी छवि बनी है, जो ये दिखाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होकर के और इतने उदार राज्य है कि ये जो सनातन धर्मावलंबी हैं इनके पास विशाल दिल है कि जो कई धर्मों के लोगों को। ठीक है प्रमोद जी, मैं आपका पॉइंट समझ गई। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सिद्धार्थ जी आपसे लेना चाहूंगी, समय मेरे पास खत्म हो चुका है। राहुल लाल जी मेरे पास समय खत्म हो चुका है, माफी चाहूंगी, लेकिन सिद्धार्थ जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, इस पर आप कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे थे वो जोड़िएगा। और दूसरा, 2024 के लिए मोदी सरकार का क्या रिटर्न गिफ्ट है यूसीसी और सीएए? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले जो धर्मनिरपेक्षता की बात है, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन में यह नहीं कहा जा सकता कि अगर एक ही समुदाय अगर किसी कानून का पार्ट नहीं है तो कानून सेक्युलर नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, यहां तो सबके लिए किया गया। और किस लिए वो कानून है और इक्वालिटी में भी क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसको दिया गया। पर मैं एक बात कहता हूं, यह हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है, यूसीसी भी हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है। हमने लोगों के सामने रखा है, हमारे संविधान निर्माता हमारे सामने रखे गए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, जो देश के लिए जरूरी है वो जरूर लागू होगा। ये हम और गृह मंत्री अमित शाह ये कह ही चुके हैं कि ये देश का कानून है, इसको हम लागू करके रहेंगे, हर हाल में लागू करके रहेंगे।